नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ। इसके जो मुख्य विचार हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, वो किताब जिसने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि क्या वो जो पारंपरिक रास्ता है, अच्छी पढ़ाई, बढ़िया ग्रेड, फिर एक स्थिर नौकरी, क्या वाकई वही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? या फिर पैसे का खेल कुछ और ही है, जैसा कि कियोसाकी कहते हैं। हाँ, तो हमारे पास इस किताब के कई सारांश और विश्लेषण हैं और हमारा इरादा है कि इसके जो मूल वित्तीय सिद्धांत है और वो सोच उसको समझें। सही, जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, ऐसा उनका दावा है। ये सिर्फ अमीर बनने के टिप्स नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, एक पूरी मानसिकता। कहानी में दो पिता जैसे किरदार हैं। एक है पुअर डैड। ये लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी अधिकारी, पर पैसों के मामले में हमेशा थोड़े तंग। महीने के आखिर का इंतजार करने वाले। हाँ, और दूसरी तरफ है रिच डैड। ये उनके दोस्त के पिता थे, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, पर रियल एस्टेट और बिजनेस से काफी अमीर बने। तो ये दो लोग नहीं, बल्कि दो अलग सोच हैं पैसे को लेकर, बिल्कुल विपरीत। सही कहा। चलिए इन्हीं सोच को थोड़ा और समझते हैं। पहला सबक, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है ना, कि मेहनत करो, अच्छी तनख्वाह पाओ। पुअर डैड का यही मानना था, नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन, बस। लेकिन रिच डैड का मंत्र बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। हाँ, मतलब सिर्फ तनख्वाह के पीछे मत भागो, वो जिसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। हाँ, वो कहते थे इससे कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर लोग क्या करते हैं, वो वेतन पर टिके रहने के बजाय ऐसे सिस्टम और संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते रहें। बिल्कुल, तब भी जब वे सो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैसे? ये सक्रिय आय, मतलब जो पैसा आप काम करके कमाते हैं, उससे हटकर निष्क्रिय आय पर ध्यान देना है। वो कमाई जो आपकी संपत्ति से अपने आप आती रहे। अच्छा। पारंपरिक सोच क्या है? ज्यादा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करो, है ना? बिल्कुल। रिच डैड की सोच कहती है अपनी ऊर्जा ऐसी चीजें बनाने में लगाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमाए। असली आजादी तब है जब आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा हो, सोते हुए भी। ये तो सुरक्षा की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे रहा है। सही। और इसी सोच से जुड़ा है दूसरा अहम सबक, वो है वित्तीय साक्षरता, उसका महत्व। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी कहते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप उस पैसे का करते क्या हैं, मतलब कितना रखते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। सही। और यहीं पर रिच डैड ने रॉबर्ट को वो संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज का फर्क सिखाया, बुनियादी पर बहुत शक्तिशाली। हाँ, ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट। संपत्ति आसान भाषा में कहें तो वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा है, स्टॉक या बॉन्ड जिससे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ देनदारियां, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे कार का लोन। हाँ, कार लोन की किस्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल जिस पर ब्याज लग रहा है, या एक बहुत बड़ा घर जिसका लोन और मेंटेनेंस आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाए। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात, कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपना जीवन संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जबकि मध्यम वर्ग वो अक्सर देनदारियां खरीदता है और सोचता है कि वो संपत्ति खरीद रहा है। हाँ, ये बहुत आम है, जैसे अपना घर। बिल्कुल, सबसे आम उदाहरण। लोग सोचते हैं ये उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर उस पर बड़ा लोन है और उससे कोई कमाई नहीं हो रही, तो वो पैसा निकाल रहा है जेब से। हाँ, रिच डैड के हिसाब से वो असल में एक देनदारी है, क्योंकि वो लगातार पैसा निकाल रहा है, लोन, टैक्स, बीमा, मरम्मत। इस फर्क को समझना ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। सच में आपकी पूरी आर्थिक कहानी इसी पर टिकी है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से संपत्ति बना रहे हैं या देनदारियां जमा कर रहे हैं। सही। और कई लोग अनजाने में इसी देनदारियों के जाल में फंस जाते हैं। कमाते ज्यादा हैं तो बड़ा घर, महंगी कार, ये सब ले लेते हैं, खर्चे बढ़ जाते। हाँ, फिर और कमाना पड़ता है। बिल्कुल। और यही चक्कर चलता रहता है। यही है वो चूहा दौड़ जिसका जिक्र कियोसाकी बार बार करते हैं।
वित्तीय साक्षरता आपको इसे पहचानने और इससे बाहर निकलने में मदद करती है। ये आपको कंट्रोल देती है। एकदम सही कहा। और यही कंट्रोल हमें तीसरे सबक पर लाता है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब गहरा है। ये है कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान अपनी खुद की संपत्ति बनाने पर रखो। अच्छा। कियोसाकी का तर्क है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं। कैसे? मतलब सोचिए, आप अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, उनका बिजनेस बढ़ाते हैं। हाँ। आप टैक्स चुकाते हैं, सरकार की मदद करते हैं, लोन लेते हैं, ब्याज चुकाते हैं, बैंक को अमीर बनाते हैं। बात तो सही है। तो रिच डैड की सलाह थी, अपनी नौकरी को आय का स्रोत समझो, पर उस आय का इस्तेमाल अपना खुद का बिजनेस यानी अपनी संपत्ति का पोर्टफोलियो बनाने में करो। अपना पोर्टफोलियो? हाँ, वो रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में निवेश हो सकता है, कोई किताब या पेटेंट जैसी चीज हो सकती है, या कोई छोटा साइड बिजनेस जो आपको पसंद हो। अच्छा। मुख्य बात है, आय के ऐसे स्रोत बनाओ जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में हो। ये बात बहुत जरूरी है। ओनरशिप और कंट्रोल, मालिकी और नियंत्रण। हाँ। आपकी नौकरी आपके मालिक के कंट्रोल में है, पर आपकी संपत्ति आपके कंट्रोल में होती है। अपने काम से काम रखो का मतलब है कि आप सिर्फ एक कर्मचारी की तरह ना सोचें, बल्कि एक निवेशक, एक उद्यमी की तरह सोचना शुरू करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से ऐसी चीजों में लगाएं जो भविष्य में आपके लिए और पैसा बनाएं। ये एक तरह से अपने समय को पैसे से अलग करने की प्रक्रिया है। मतलब आप सिर्फ अपने काम के घंटों का पैसा नहीं पा रहे, बल्कि आपकी संपत्ति भी आपके लिए काम कर रही है। ये वाकई वित्तीय सुरक्षा से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। सोचने का एक अलग तरीका है। अच्छा, अब आते हैं चौथे सबक पर। ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर है बड़ा शक्तिशाली। टैक्स और कॉरपोरेशन। हाँ, कर और निगम। ये थोड़ा डराने वाला लग सकता है। और कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, एक आम कर्मचारी का चक्र क्या होता है। पहले वो कमाता है। हाँ। फिर सरकार उस कमाई पर टैक्स काट लेती है। सही। और फिर जो बचता है उसे वो खर्च करता है। ये होता है। लेकिन रिच डैड की दुनिया में, खासकर बिजनेस मालिकों के लिए, ये क्रम अक्सर अलग होता है। अच्छा। वो अपनी कंपनी या कॉर्पोरेशन के जरिए कमाते हैं। फिर कंपनी कई सारे जायज खर्चे जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, ट्रैवल, उपकरण वगैरह उसी कमाई से करती है। अच्छा, पहले खर्च? हाँ, और अंत में जो मुनाफा बचता है कंपनी उस पर टैक्स देती है। ओह, अच्छा। तो कर्मचारी के मुकाबले कंपनी को खर्च करने के बाद टैक्स देने का मौका मिलता है। बिल्कुल। इससे टैक्स लगने वाली आय कम हो सकती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी एक तरह का कानूनी बटुआ है। पैसा पहले इस बटुए में आया, फिर बिजनेस चलाने के जो जरूरी और कानूनी तौर पर मान्य खर्चे हैं वो इसी बटुए से किए गए। ठीक। आखिर में जो पैसा बटुए में बचा, सिर्फ उसी पर टैक्स लगा। ये तो कर्मचारी से काफी अलग है। हाँ, कर्मचारी की तनख्वाह पर तो अक्सर पहले टैक्स कट जाता है, फिर उसे खर्च करने को मिलता है। ये कैश फ्लो मैनेजमेंट और कानूनी टैक्स रणनीतियों का एक उदाहरण है। मतलब टैक्स चोरी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानूनी दायरे में रहकर जो नियम है उनका लाभ उठाना है। जाहिर है, इसके लिए एक्सपर्ट सलाह चाहिए होती है, वित्तीय और कानूनी। हाँ, वो तो है। पर यह समझना जरूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है और अलग अलग संरचनाएं कैसे फायदा दे सकती हैं। ये भी फाइनेंशियल आईक्यू का हिस्सा है। ठीक है, यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। 5वां सबक, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। पैसे का आविष्कार, ये कैसे हो सकता है? सुनने में तो जादू जैसा लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि अवसर हर जगह है, पर ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? अक्सर डर के कारण या शक के कारण या फिर वित्तीय ज्ञान की कमी के कारण। रिच डैड का मानना था कि असली दौलत आपके बैंक खाते में नहीं, आपके दिमाग में है, आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता में। अच्छा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये पैसे के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता है, समस्याओं को अवसरों में बदलने की, समाधान खोजने की क्षमता। मतलब अमीर लोग सिर्फ किस्मत का इंतजार नहीं करते हैं? नहीं, वो सक्रिय रूप से अवसर ढूंढते हैं या बनाते हैं। वो जानकारी, रचनात्मकता और हिम्मत का इस्तेमाल करके ऐसी डील्स या निवेश करते हैं जिन्हें दूसरे शायद अनदेखा कर दे। बिल्कुल, यहाँ जोर है मानसिक नजरिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर।
जैसे जब ज्यादातर लोग किसी मंदी से या बाजार में गिरावट से डरते हैं, तो एक वित्तीय रूप से समझदार व्यक्ति उसमें मौका देख सकता है। जैसे कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का। हाँ बिल्कुल, पैसे का आविष्कार करने का मतलब है कि आप सिर्फ मौजूदा विकल्पों तक ही सीमित नहीं रहते, आप नए समाधान या अवसर बनाते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, पर पूरा पैसा नहीं है। आम सोच वाला हार मान लेगा। हाँ। पर रचनात्मक सोच वाला शायद सोचेगा कि हाँ, मैं बेचने वाले के साथ कोई फाइनेंसिंग की व्यवस्था कर सकता हूँ, क्या कोई इन्वेस्टर साथ आ सकता है, क्या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने का कोई तरीका है जो दूसरे नहीं देख पा रहे। अच्छा। यही मानसिकता कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, यही पैसे का आविष्कार करना है। ये वित्तीय साक्षरता को एक्शन में लाना है। और छठा सबक जो मुझे लगता है व्यक्तिगत विकास से बहुत जुड़ा है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हाँ, ये भी हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है ना? पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट किसी एक चीज में एक्सपर्ट बने ताकि अच्छी सुरक्षित नौकरी मिले। स्पेशलाइजेशन। लेकिन रिच डैड का नजरिया बहुत व्यापक था। उन्होंने कहा कि सिर्फ ऊंची तनख्वाह के पीछे मत भागो, ऐसी नौकरियां करो जहां तुम जरूरी कौशल सीख सको। भले ही शुरू में पैसा कम मिले। हाँ, भले ही शुरू में पैसा कम हो। और ये कौशल कौन से हैं? बिक्री यानी सेल्स, क्योंकि सब कुछ बेचना ही पड़ता है आखिर में। हाँ, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को समझना, लीडरशिप, अकाउंटिंग की मूल बातें और निवेश। रिच डैड मानते थे कि ये कौशल आपको किसी एक नौकरी तक सीमित नहीं रखते, ये आपको लचीलापन और स्वतंत्रता देते हैं। आप कई तरीकों से आय बना सकते हैं। सही। विचार सीधा है, ज्ञान और कौशल पाने के लिए काम करो, क्योंकि लंबे समय में यही आपको आजाद बनाएंगे। ये लॉन्ग टर्म सोच है। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, नौकरियां, इंडस्ट्रीज, सब बदल रहा है। हाँ। ऐसे में किसी एक विषय की गहरी जानकारी से ज्यादा जरूरी शायद अलग अलग तरह के कौशल होना है। ये आपकी ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं। सेल्स का कौशल सिर्फ सेल्स जॉब में नहीं, अपने आइडिया बेचने, बातचीत करने, फंडिंग जुटाने, सब में मदद करता है। सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह चाहिए। निवेश का ज्ञान आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस तरह ज्ञान खुद एक बहुत शक्तिशाली संपत्ति बन जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और ये आपको अडैप्टेबल बनाता है। हाँ। अनुकूलनशील, जो शायद आज के जमाने की सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो ये इतने जबरदस्त सबक हैं, फिर भी दुनिया में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते रहते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कियोसाकी इसके लिए सिर्फ जानकारी की कमी को दोष नहीं देते, वो कुछ इंसानी भावनाओं और आदतों को भी जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा। वो 5 मुख्य बाधाएं बताते हैं। पहली है डर, फियर, पैसा खोने का डर, निवेश करने का डर, कुछ नया शुरू करने का डर। ये डर तो बहुत लोगों को रोकता है। हाँ, ये डर लोगों को सेफ खेलने पर मजबूर करता है और वो बड़े मौकों से चूक जाते हैं। और दूसरी है संदेहवाद या निराशावाद, सिनिसिज्म, वो हाँ लेकिन वाली सोच। अच्छा, जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं। हाँ, ऐसे लोग हर अवसर में समस्या ढूंढ लेते हैं। सोचते हैं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा या ये सब फ्रॉड है। कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तीसरी है आलस्य, लेजीनेस, और ये अक्सर व्यस्तता के रूप में छुपा होता है। मतलब लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है सीखने का या कुछ नया करने का, जबकि असल में वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। सही। चौथी हैं बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, खासकर पैसे खर्च करने की बुरी आदतें। जैसे पहले खुद को भुगतान करने के बजाय बिल चुकाने के बाद जो बचा, अगर बचा तो उसे बचाना या अपनी आय से ज्यादा खर्च करना। ये तो बहुत आम है। और 5वीं बाधा है अहंकार या घमंड, एरोगेंस, ये सोचना कि आप सब जानते हैं, आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि अहंकार अक्सर अज्ञानता को छुपाने का एक मुखौटा होता है। ये मानसिक और भावनात्मक बाधाएं ये वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। है ना? आप दुनिया की सबसे अच्छी वित्तीय सलाह पढ़ लीजिए, सेमिनार में चले जाइए, लेकिन अगर आप डर से जकड़े हुए हैं या हर मौके पर शक करते हैं या अपनी आदतें बदलने में आलस करते हैं तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। इन बाधाओं पर काबू पाना उतना ही जरूरी है जितना संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। इसके लिए तो आत्म जागरूकता चाहिए होगी। बिल्कुल। सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ। आपको अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना होगा कि आप मौकों को डर से देखते हैं या जिज्ञासा से।
क्या आप गलतियों से सीखते हैं या अहंकार में उन्हें दोहराते हैं? इन सवालों के जवाब ही आपकी आर्थिक यात्रा की दिशा तय कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर रिच डैड पुअर डैड का एक मुख्य संदेश निकालना हो तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ मोटी तनख्वाह नहीं है। हाँ, बल्कि वो वित्तीय स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। उस मुकाम पर पहुंचना जहां आपकी संपत्ति इतनी आय बना रही हो कि आपके खर्चे पूरे हो जाएं, ताकि आपको काम करने की जरूरत ना रहे, भले ही आप काम करना चाहें। हाँ, और ये स्वतंत्रता आती है संपत्ति बनाने से, एसेट एक्विजिशन से और पॉजिटिव कैश फ्लो मैनेजमेंट से। लक्ष्य सिर्फ आय बढ़ाना नहीं, बल्कि उस आय का इस्तेमाल ऐसी संपत्ति बनाने में करना जो आपके लिए और आय बनाए। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, सिर्फ सैलरी का इंतजार करना नहीं। और शायद सबसे प्रैक्टिकल और शक्तिशाली सबक वो मानसिकता वाला है। हाँ, वो आई कांट अफोर्ड इट वाला। हाँ, कियोसाकी कहते हैं, जब आप कोई ऐसी चीज देखें जो आप चाहते हैं पर लगता है खरीद नहीं सकते, तो दिमाग को ये कहकर बंद मत करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि खुद से सवाल पूछो जो दिमाग को समाधान खोजने पर मजबूर करे। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? हाउ कैन आई अफोर्ड इट? ये छोटा सा बदलाव, हाँ, ये छोटा सा भाषाई बदलाव आपकी सोच को नकारात्मकता से हटाकर संभावना की ओर ले जाता है। पहला वाक्य एक फुल स्टॉप है, दूसरा एक प्रश्न चिन्ह जो रास्ते खोलता है। सही बात। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के मुख्य विचारों और सबकों पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है इसने पैसे और संपत्ति बनाने के बारे में सोचने के कुछ नए रास्ते जरूर खोले होंगे। हाँ, और इन सबको को ध्यान में रखते हुए शायद एक विचार हम सबके लिए है। आपकी आज की आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, आज आप अपनी संपत्ति कॉलम, एसेट कॉलम बनाने की दिशा में पहला छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या उठा सकते हैं? ये शायद कुछ सीखने में समय लगाना हो, या छोटी बचत शुरू करना हो, या किसी ऐसे मौके की तलाश करना हो जिसे दूसरे नजरअंदाज कर रहे हों। और वो सवाल, हाँ, और वो शक्तिशाली सवाल, मैं इसे कैसे वहन कर सकती हूँ, उसे अपनी रोजमर्रा की सोच और फैसलों का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। सोचने वाली बात है। इस सफर में हमारे